अब हमारे यहाँ आज भी बच्चों को रेड लाइट एरिया की बात कर रहे हैं। आज भी लड़कियों को हिदायत है कि ऊपर नहीं देखना, बस अच्छी नहीं है और चलते चलते बस उन्होंने कह दिया वो दूसरे मर्दों के सामने नाचती है। तो फिर उतनी देर वो बच्ची कहाँ रही? वहाँ दरवाज़ा खोला और वहाँ भी सीढ़ियों पे गुटखा थूक रखा है, गंदगी थूक रखी है, कंडोम्स भी पड़े हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कौन लाएगा और कौन नहीं। लोग कहते हैं ट्रैफिकर, मैं कह रही हूँ ट्रैफिकर की कोई परिभाषा ही नहीं है। भैया कोई जगह ऐसी बता दो यहाँ पे मैं रात को रुक जाऊँ, कोई धर्मशाला, ये सामने जितने कमरे इधर भी और इधर भी, किसी पे भी चली, मेरा ये नाम, बस सुबह आके मैं ले जाऊँगा, मुझे पता लग जाएगा तुम किस कमरे पे हो, सुबह आके मैं ले जाऊँगा। लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो उनके लिए हितग्राही हैं, मतलब स्टेक होल्डर, वो मेरे सूचना तंत्र। जब रेस्क्यू कराई उस वक्त तक लड़की को ये नहीं पता था कि ये दिल्ली नहीं मेरठ। अगर ठीक लड़का होगा तो जाएगा तुम्हारे माँ बाप से मिलने, 100 गालियाँ भी खाएगा, और अगर नहीं होगा तो जाएगा नहीं पहले शादी कर। तो जनरली वो शादी के झांसे में आके ऐसी जगह चली जाती हैं और वो आगे बेच पूछ देते हैं, ऐसा करते हैं। एकदम से याद आया कि वो बच्चा, उसका भाई भी शॉक हुआ। अच्छा, मैंने कहा बेटा अब क्या कुछ नहीं हुआ इसके साथ, वो सब छोड़ दो तुम। इतना इमोशनल टॉर्चर है। तो ऐसी बहुत सी गर्ल्स दुबई वगैरह भी इंडिया से या अलग जगहों से भेजी जाती हैं। नहीं, अब इन गर्ल्स को क्यों भेजा जाएगा जब खुद ही जाने को तैयार है। और वो अपनी कॉलोनी में बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन माने जाते हैं। बीवी तो फंसा के लाती है, चॉकलेट, टॉफी, खिलौने इनके नाम पे छोटे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को लाती है, और फिर उनके पति जी उसके साथ करते हैं, फिल्में बनाते हैं। एप्स्टीन फाइल्स घर घर में एप्स्टीन फाइल्स देखा जाए तो उसको लाश के साथ बलात्कार करना, चाहे गलती गाड़ी वाले की हो, लेकिन रिक्शे वाले में तो डंडा मारेगा पुलिस वाला। वो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं तो निकालेगा, या तो घर जाके बीवी को पीटेगा या फिर ऊपर जाएगा वहां। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट ऑफ जिंदगी टॉक्स। सोच बदलो तो जिंदगी बदले। वी हैव अ वंडरफुल गेस्ट टुडे who is ex-magistrate, who was chairman of Child Welfare Commission, Hapur, who is a director of Sankalp NGO, who is a TEDx speaker and a social activist. बहुत social activist देखे होंगे, like kind of work she is doing. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। फैमिलीज अपनी फैमिली को सेल कर देते हैं, वाइफ को, बच्चों को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स को कर देते हैं। किस किस तरह की पार्टीज होती हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे ये महिला अतुल शर्मा जी कैसे रेस्क्यू करती हैं। लास्ट 30 इयर्स में इन्होंने मोर देन 700 गर्ल्स को रेस्क्यू किया है। ये सिर्फ स्टोरीज नहीं हैं ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी बताती हैं कि हम लोग कितने इनह्यूमन हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं, साइलेंट हैं, बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ थोड़े हो रहा है, होता है दुनिया में। आज समय है कि हम इस पे बात करें और हम कुछ सीखें ताकि ज़िंदगी बदले। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी हम सोसाइटी को नहीं बदल सकते। सो वेलकम अतुल शर्मा जी। थैंक यू सो मच अतुल जी फॉर कमिंग हियर, एंड आई कांट थैंक यू इनफ फॉर ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम मेरठ एंड बीइंग विद अस। अतुल जी, ये जो आप इतना वंडरफुल काम कर रही हैं, गर्ल्स को रेस्क्यू करती हैं, ये आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई? मैं एक कहूँ तो जर्नी तो कहीं से शुरू ही नहीं हुई। ऐसा हुआ है कि जैसे पैदा ही इसलिए हुए कि वहाँ जाना है और कुछ करना है, क्योंकि इतना घर पास में है मेरे। जैसे आपका ये है घर और ये सामने सड़क हो और इसके पार मेरा घर, और ये जो सारा शुरू हो जाए तो रेड लाइट एरिया। अब हमारे यहाँ आज भी बच्चों को रेड लाइट एरिया की बात कर रहे हैं। आज भी लड़कियों को हिदायत है कि ऊपर नहीं देखना। आज भी जो छोटे बच्चे शुरू होते हैं स्कूल का रास्ता है वही। आज भी वहाँ रेड लाइट एरिया है? हाँ, पीछे कुछ गवर्नमेंट का रूल नहीं बना? नहीं, रूल कहाँ, कौन? अच्छा, नहीं, अच्छा, ओके। कैसे किसी की परमिशन से किसी को उठा सकते हैं। हमारा स्वभाव शुरू से थोड़ा सा ऐसे ही था, तो हमने पूछा माँ से कि क्यों ना देखें, तुमको शायद नहीं ठीक से समझ आ रहा था। उन्होंने कहा कि खराब औरतें रहती है, बस। फिर पूछा खराब औरतें कैसे, उनको नहीं लग रहा था कैसे बताएं, और वो दौर भी नहीं था इतनी ज़्यादा बातें करने का। पेरेंट्स उतना खुल के बात नहीं करते थे। बोले वहाँ पे जो औरतें हैं वो नाचती गाती हैं। तो मैंने कहा नाचती गाती तो आप भी हैं, भाभी भी हैं। मैं एक्चुअली बहुत छोटी हूँ अपने घर में, मेरे भाई बहुत बड़े बड़े हैं मुझसे। तो मैंने कहा भाभी भी नाचती हैं, आप भी किसी फंक्शन में? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस अच्छी नहीं है, और चलते चलते बस उन्होंने कह दिया वो दूसरे मर्दों के सामने नाचते। तो मुझे थोड़ा सा समझ आया कि हमारे यहाँ तो जब कोई ऐसा फंक्शन हो तो मर्द बाहर ही रहते, थोड़ा सा हमारे ऐसे ही माहौल है। ऐसे ही चलते चलते शायद 7th 8th 9th में, पता नहीं कौन सी क्लास में थे, एक दिन गुजर के जा रहे, उसी रास्ते से जाना, स्कूलिंग वहीं से थी, तो खटखट की मुझे आवाज़ सुनाई दी। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती नहीं थी तब, तो मैंने देखा एकदम मुड़ के, तो उस लड़की उतर रही थी, उसकी निगाहें भी मुझसे मिली, और वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। अब मुझे तो ऐसे खुराफात हो गई कि ये क्यों वहाँ पे। मेरी अम्मा तो कहती है वहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं हैं और ख़राब औरतें हैं वो।
लेकिन वो पलट गई, वापस नहीं आई। मैंने 2-4 दिन इंतज़ार किया, वो भी सोच के ये आई कि अब भूल गई होगी, लेकिन मैंने उसको पकड़ा। तो स्कूल में आती थी वो? हाँ, अच्छा, पढ़ भी रही थी और वहाँ भी रहती थी? वहीं रहती थी, हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? तो हमसे थोड़ी उम्र में भी बड़ी थी। उसने कहा कि देखो, जो तुम्हारी अम्मा कहती हैं खराब औरतें हैं, उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है। और तुम कहती हो कि पढ़ते नहीं हैं वहाँ बच्चे, तो मुझे पढ़ने का मौका इसलिए मिला कि मैं काली हूँ, बदसूरत हूँ और पैर से लंगड़ी हूँ जन्म से। तो मैं उस काम के लायक नहीं हूँ जो मेरी माँ करती है। अब कुछ समझ आया उस उम्र में, कुछ नहीं आया। तो फिर वो लड़की स्कूलिंग तो उसने पूरी की, फिर कभी हमने उसको देखा नहीं। हालाँकि बहुत बाद में पता लगा कि वो कहीं बैंक में जॉब में हो गई थी, पढ़ती रही वो लगातार। फिर वो बात आई गई होगी, कुछ नहीं। और फिर अर्ली एज में हमने शादी कर ली। शादी करने के बाद में बच्चे अच्छे हो गए और मेरा बेटा था, दूसरा बच्चा, पहला बेटी थी। पड़ोस में एक महिला रहने आई। हमारी उम्र तो मुश्किल से 18 साल भी नहीं थी और वो होंगी 35-36 साल की। उन्होंने बच्चे को खिलाना शुरू किया, झाड़ू पोछा वोछा करती थी। लगती नहीं थी कि झाड़ू पोछा वाली, क्योंकि बहुत सुंदर थी और बड़े अच्छे से बाल उनके, गोरी चिट्टी एकदम लंबी चौड़ी, बहुत सुंदर लगती थी। तो मैंने कहा तुम ऐसे करती हो, तुम्हारे पति वति नहीं है क्या? तो उसने कहा कि कोई नहीं, पति वति कोई किसी का नहीं होता। ऐसे करके बच्चे को खिलाती रही और मैं इतनी छोटी थी, मेरे से तो छुटकारा था कि अब सास नहलाए या ये नहलाए, मैं तसल्ली से पढ़ पाऊँगी। अब एक दिन फिर थोड़ा आपसदारी हो गई, तो उसने फिर तब मुझसे कहा कि मेरे फ़ादर पुलिस में थे और मेरे फ़ादर किसी से रंजिश हो गई थी, तो मैं 10-11 साल की थी, मुझे उठा लिया और उठा के बाज़ार में बेच दिया। किस बाज़ार में बेचा उसने नहीं बताया और मुझे ये भी नहीं पता लगा। मैं सोचती थी केवल मेरठ में ये कबाड़ी बाज़ार है, क्योंकि तब अखबारों में तो ये बात होती नहीं थी, टीवी थे नहीं, ये कोई चर्चा घरों में होती नहीं थी। तो हमने सोचा ये कबाड़ी बाज़ार जैसा ख़राब बाज़ार यहाँ है, तो यहाँ पे बेच दिया होगा इसको। तो बात होती रही, सब बताती रही धीरे-धीरे, कैसे उसको वापस, मैंने कहा यहाँ कैसे आ गई? कि एक आदमी ले आया, वो हमारे गाँव का था और मैं उसे पहचान गई थी। मैंने कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे निकाल दो यहाँ से। तो वो सब तो उन्होंने मान लिया कि हाँ निकाल दूँगा, लेकिन देह धर्म अलग है, जिसके लिए पैसा वो हर रोज़ देते रहे, आते रहे। और मैंने कहा तुम चाचा जी बुलाती रही? बोली हाँ मैं तो चाचा जी बुलाती रही। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो, मैंने वो गवर्नमेंट जॉब में थे, मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया अपना, तुम सुबह किस समय निकल सकती हो? उसने कहा 4 बजे। तो बोले सब तुम्हारे पास जो ज़ेवर हो, पैसा हो, औरों का भी हो, क्योंकि तुम्हें लंबी ज़िंदगी जीनी है, तो वो ले लो। और मैं उसकी बातों में आ गई, मैंने ऐसे ही किया। यहाँ आने के बाद में उनका रिटायरमेंट नज़दीक था, तो उनके बच्चे भी मारते थे मुझे आके, बीवी भी मारती थी। और फिर एक दिन रिटायर भी हो गए और मेरा सब पैसा-वैसा ज़ेवर वगैरह तब तक ले चुके थे। कुछ नहीं था मेरे पास। अब उसके बाद में वो बोले मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, वहाँ से मैंने छोड़ा कमरा, यहाँ तुम्हारे घर के पास ले लिया। अब मैं यहाँ इनका खाना-वाना, एक फैक्ट्री थी, उनका खाना, झाड़ू, पोंछा, बर्तन सब करती थी। तो मुझे इससे 2 फ़ायदे, मुझे खाना भी वहीं मिल जाता है, अब मैं कहाँ चूल्हा जलाऊँ, कहाँ क्या करूँ? फिर एक दिन उसने ये रख दिया मुझसे सवाल कि मुझे मेरे घर मिलवा दोगी? अच्छा, मैं इतनी छोटी थी, अब 18 साल की कोई उम्र नहीं होती, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये निर्णय लेना मेरे लिए बड़ा कठिन हो सकता है। मैं सीधे, एक तो ये लव मैरिज करके उस घर में दूसरा ऊपर से दोनों बेरोज़गार हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से उनके सिर पे और है, उनकी पढ़ाई का खर्चा और ले रहे हैं। तो बस यही हम पे बहुत मेहरबानी थी कि वो हमें पढ़ने दे रहे थे, रेगुलर पढ़ रहे थे दोनों। फिर कहा कि मैंने कहा अच्छा मैं बात करूँगी इनसे, फिर ये अपने पिताजी से बात करेंगे। हमारे यहाँ थोड़ा पर्दा-वर्दे का सिस्टम है। मैंने इनसे कहा कि उसको मिलवा दें। किसी को नहीं बताया कि ये जो बातें हमारे बीच हो रही हैं, कि वो किसी रेड लाइट एरिया से थी। ऐसे नहीं बताया मैंने। मैंने कहा इसको अपना घर याद है और कर लें ऐसे, इसको इसका घर दिखवा दें। तो उन्होंने कहा पिताजी से बात करूँगा, उसके बाद बात करूँ। पिताजी से बात की उन्होंने, थोड़ी नानू करके बाद, अच्छा चलो किसी का घर बस जाए, चलो ठीक है चलते हैं। लेके हम चले गए। तो अब ये सूचना उनके गाँव तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि जो बंदा निकाल के लाया था वो तो उसी गाँव का था। उसने वहाँ बता भी दिया था, भाई तुम्हारी लड़की मुझे वहाँ मिली, अब वो मेरठ में है, वहाँ काम कर रही है, घरों में झाड़ू पोछा कर रही है। तो मैंने जब उनसे कहा कि भाई किसी को रास्ते में, मैंने कहा भाई इनका घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी यहीं रुको, आप पंचायत घर पे लेके चलता हूँ, वहाँ बैठना, वहीं आ जाएँगे। उनके घर नहीं ले जा सकता हूँ, दबंग आदमी है। अच्छा। आ गए वो, और दूर से देखने पे लगा कि ये इनकी बेटी है, क्योंकि ऐसे लंबे चौड़े खूबसूरत से आदमी, रिटायर्ड हो चुके थे, माँ भी बड़ी सुंदर सी। बहुत रोए-धोए, सब बहुत मिल के सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि हम रख नहीं पाएँगे। अच्छा। मैंने कहा आपकी बेटी रख नहीं पाओगे? मेरा दिमाग सन्ना था, मुझे पता ही लग रहा था कि जो बातें चल रही हैं वो मेरे घरवाले भी सुन रहे हैं। ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं थी। तो मैं उनसे भिड़ गई कि क्यों नहीं भई रखोगे? आप क्या ना हमारे पास काम कर रही थी ये, बचपन से हमारे सास-ससुर के साथ रह रही थी, वहीं पे काम कर, जब से खोई थी, और अब जाके इसने घर बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुड़ के चले गए।
बड़ा कठिन था। हालांकि मुझे इतनी समझ उस वक्त नहीं थी कि ये कठिन, मुझे केवल उन पर गुस्सा आ रहा था। कोई तकलीफ मुझे ऐसी नहीं हुई कि भाई ये इसका घर नहीं हुआ, वो तो काम कर ही रही है बेचारी इतने बरस से। लेकिन रास्ते में जो हमारे, हमको तो नहीं, भाषण तो हमें दिया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टली तो हमारे हस्बैंड को दिया जा रहा था, ये ऐसी जगह से ये औरत आई है और इसको लेकर हम यहाँ चली आई, बिल्कुल दिमाग से पैदल है, इसे यही नहीं पता कि क्या कर रही हूँ मैं बहुत। और हमारे तो बच्चों की शादी नहीं होने की, मेरे 3 देवर थे, एक ननद थी। बोले तो शादी नहीं होने की हमारी, अगर ये बात खुल गई और तुम देखो क्या होगा। वो ऐसे ही समय था उस समय का। चुप तो ऐसे ही बैठे हुए रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन घर आते आते हमें लगने लगा था कि अब हमारा जो है बच्चों से ही तुमको फेंक दिया जाएगा हमारे मायके। और फिर मायके वाले तो वैसे ही पहले हमारी अम्मा कहती थी कि तू देख क्या तेरा हाल होगा वहाँ। क्योंकि आपने लव मैरिज की थी। लव मैरिज की थी तो 76 में। देखिए सोचिए हैं। तो अब और वो तो कहती थी कि सारी ज़िंदगी, मतलब जो उनकी भाषा थी, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी बामनों के बर्तन मांजेगी। ऐसे कोई पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं। पढ़ने में ठीक ठाक थे। घर तक आते आते तो पूरी हो गई थी सब। हमें लगा कि भैया अब सुबह ही भेजेंगे, अब तो हमें मर कर क्या भेजें। लेकिन वो समझ रही थी, वो उम्रदराज थी, वो रात में किसी वक्त निकल गई। हमें आते आते रात ही हो गई थी घर में। फिर भी वही महाभारत, क्योंकि फिर हमारी सास को बताया जा रहा था कि ये हुआ, ये सब हुआ, सब सुन रहे थे घर में। तो वो निकल के चली गई। और सच कहूँ तो मुझे बड़ा सुकून हुआ कि वो चली गई। भगवान, अब मेरे घर भी बच गया, एटलीस्ट मैं बच गई, नहीं मैं तो बच गई, नहीं तो मैं तो हाथ फेंक दी जाती और वहाँ सारी ज़िंदगी ताने सुनती। तो और बहुत संभव है कि मेरे बच्चे भी छीन लेते, ये ना देते मुझे। लेकिन वो उसके जाने से घर में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, ना ये पूछा वो कहाँ गई, ना मुझसे कुछ कहा गया, और बात ख़त्म हो गई। ऐसे फिर वो 1.5 साल बीत गया, कोई मन में किसी तरह की बात नहीं थी। फिर कुछ होता है, मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करता था ऊपर वाला कहीं बैठ के। हालांकि मैं बहुत दिया जलाने वाली आस्तिक नहीं हूँ, बस कहीं मिल गया, भगवान जी से कहा बस ठीक रखो जो भी सबको। तो वो 1.5 साल बाद आई और भाई दूज का दिन था। बड़ा फल वल मिठाई और अच्छे से कपड़े पहने हुए थी। आके उन्होंने वही महिला। अच्छा। और वो सीधे ऊपर आई, मेरे कमरे ऊपर था। अच्छा। तो चूँकि थोड़े बड़े से घर जैसे होते हैं, तो बीच में आंगन है पुराने, जीना निकल गया तो पता ही नहीं लगा कौन ऊपर चला गया कौन नहीं। उसे देख के घबरा गई। मैंने कहा तुम क्यों आई? तो उसने कहा मैं, मुझे केवल, वो मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी, तो मुझे गोविंदा को दिखा दो, मैं उसे टीका करना चाहती हूँ। मेरे अपने भाइयों को तो नहीं कर पाई, आज से ही मेरा भाई है। तो मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम कहाँ थी अब तक, और अब कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास, ये फल वल लेके आई हो, मिठाई लेके आई हो, ये कैसे? तो उसने कहा देखो भाई, वो अपनी उम्र के हिसाब से बात करनी थी कि मेरे जिनसे पैदा हुई माँ बाप, उन्होंने नहीं मुझे रखा, समाज ने नहीं स्वीकारा, और फिर मैं तुम्हारा घर क्यों बर्बाद कर देती। मुझे दिख रहा था कि तुम्हारा तो घर मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चली गई। जहाँ से आई थी वहीं चली गई। मैंने उसे कह दिया फिर तो मैं उस बच्चे को तो नहीं दिखाऊंगी, तुम जाओ और ये सब उठा लो। बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं, सब उठाओ और जाओ। वो उठा के, और मुझे पल पल दिल धड़क रहा था कि कोई भी आ गया, मेरी ननद आ जाए ऊपर, तो मेरी तो आज खैर नहीं है। तो वो चली गई और मैं बाहर आके आंगन में, बाहर के ऊपर ही मैं देख रही थी कैसे जा रही है, किससे बात तो नहीं कर रही। लेकिन वो दरवाजे में गई और दरवाजे से पलटी हो, तो तुझे सच्चाई तो यह है कि मैं तो वो 2 आंखें अपने यहाँ छोड़ गई मेरे। कभी भूल नहीं पाई। अभी तो ये आप सबको धन्यवाद है कि मुझे इतने बरस बाद ये पॉडकास्ट देख के किसी ने फ़ोन किया कि जिसकी आप बात करती, मैं कहीं उसका नाम नहीं लेती, कुछ कहती नहीं हूँ, कि जिसकी आप बात करती हैं उनकी आगरा में डेथ हुई, वो भी आपकी बहुत बात करती थी। तो बस ये सुकून है। दुख तो हुआ कि मैं नहीं मिल पाई, ये दुख बहुत रहा कि मैंने उसका साथ नहीं दिया। बेसिकली इस इंसिडेंट ने आपको झंझोड़ के रख दिया। हाँ। क्योंकि कहीं हमें ऐसा लगता है कि अगर उनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते, या ऐसी सिचुएशन नहीं आती, तो शायद उनकी बाकी की लाइफ अच्छी निकल जाती। तो प्रैक्टिकली हमने उनको धकेल दिया उस सिचुएशन में। हाँ। तो वो मुझे गिल्ट रहा, और फिर समय बीत गया। मैंने वो इंतज़ार किया कि मेरे परिवार की शादी ब्याह हो जाए, ननद की भी, देवरों की भी हो जाए, जो सामाजिक एक दायित्व था मेरा बड़ा होने के नाते भी, वो हो गया। और ऐसे आप ये समझिए कि 10 साल बीत गए। फिर मेरी सास की डेथ हुई पहले, फिर ससुर बीमार हुए। जैसे सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित चल रही थी कि हमारे ससुर बीमार हुए और उन्होंने इनसे कहा कि हमारे हस्बैंड से कि तू गाँव चला जा और अभी सब छोड़ दे। उस समय तैयारी वैयारी में लग रहे थे, सब छोड़ दे, खेती नहीं रहेगी और मैं बचूँगा नहीं। काफ़ी बीमार हो गए तो इन्होंने बिना कुछ कहे हम सबको कहा गाँव चलना। हमने भी कुछ नहीं कहा, ठीक है गाँव चल। शायद ये ऊपर वाले की थी कि तुम्हें ऐसे जाना है और कोई विरोध नहीं करना, गाँव चले गए। तब गाँव बहुत दूर लगता था,
हालांकि शहर से 3 किलोमीटर है, अब तो अंदर है। लेकिन फिर मतलब सारे दायित्व पूरे हो गए, इस बीच सबकी शादियां हो गई, सास ससुर नहीं रहे, इनका थोड़ा भय भी था। फिर मैंने, और मेरी एज उस समय 28 साल थी, मैंने एक दिन इनसे कहा कि उसको ढूंढ लूँ। और जैसे इनके मन में थी वो बात, तो इन्होंने कहा किसे? तो मैंने कहा उसको। तो ये हंस पड़े, बोले ढूंढ लो, लेकिन शर्त एक है। मतलब कहा ही नहीं मुझे कि क्यों वहाँ नहीं जाना, वो तो ख़राब जगह, कुछ नहीं कहा किसी ने कि तुम हाथ से मारपीट हुई तुम्हारे साथ, कपड़े फटे, गाली गलौज हुई और तुम ऊपर से धक्का देके नीचे फेंक दिया ना, तो उठा के लाऊंगा, और खुद आओगी तो रोना धोना नहीं है, बिल्कुल चैन से रहना, उसके बाद जाओगी नहीं। मैंने कहा पक्का नहीं करेंगे। So nice. तो बस उसके बाद तो गालियाँ भी खाई, धक्का मुक्की भी हुई, सब कुछ हुआ। उदाहरण आपके तो आप सामने, ये तो ताज़ा तरीन है। हाँ, आपका पिछले हफ्ते आपने पॉडकास्ट के लिए आना था और आपको नो आई थिंक हिट किया तो किसी ने। हम तो लौटे ही नहीं, जैसे वहीं रह गए। तो आपको मालूम था कि वो उसी रेड लाइट एरिया में है? नहीं, बस मुझे पता ही था कि यही रेड लाइट एरिया है। और वहाँ वो मिली आपको? नहीं नहीं मिली ना, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, वो तो शायद मुझे राह दिखा के चले गए। और जैसे मिल गई, हाँ। जैसे मृग मारीचिका वाली बात होती है कि सीता जी का पता कैसे लगा, तो वो बस मुझे दिमाग में थी कि फिर वो आपने जब जैसे गई मेरठ का जो ब्रोथ है, रेड लाइट एरिया है और बहुत सेंट्रल है जो मुझे पता चला। हाँ तो बिल्कुल। जब पहली बार वहाँ गई तो आपने क्या देखा? वो कैसी जगह होती है, जैसे किस तरह कंडीशन में शायद रहती है वहाँ? जैसे अब आप कल्पना नहीं कर पा रहे, उस समय शायद मैं भी ये कल्पना नहीं कर रही थी। इतनी गंदगी, मतलब जीने में भी इतनी गंदगी के दीवार पे हाथ लगाने में, चढ़ने, क्योंकि इतना सा जीना होता है जिसमें चढ़ने में आदमी को ये लगे कि तुम रपड़, मतलब गिरने, मैं यंग थी उस समय, मुझे गिरने का चिंता नहीं थी, लेकिन गिरने का क्यों डर है कि उन पे इतना लोग चढ़ते और उतरते हैं। तो ये भी एक अपने आप में अलग चीज़ है कि वो ईंटों के ही हैं पुराने, ईंटें बीचों बीच से घिस गई हैं। अरे तो ऐसा हो गया कि आदमी ऊपर से गिरेगा तो सीधा नीचे ही आएगा। अभी वो ऐसा है, और ऐसे है नहीं कि आप कॉर्नर में चल दो, इतनी सी तो जगह है कि इधर से बच के चलो, इधर से बच के चलो, ठीक होने करवाने वाला कोई है नहीं। तो वो मैंने पहली बार देखा कि इन सीढ़ियों को ठीक नहीं करा था। वहाँ दरवाज़ा खोला और वहाँ भी सीढ़ियों पे गुटखा थूक रखा है, गंदगी थूक रखी है, कंडोम्स भी पड़े हैं। ऊपर गए तो इतनी गंदगी है, जो पहला कमरा मैंने देखा ऐसे नल लगा हुआ था जो नीचे से आ रहा था, टोंटी नहीं थी, नीचे से भी वो हैंडपम्प था और फिर ऊपर आ रहा था, उसकी नीचे से इतनी गंदगी थी कि शायद, और वहीं एक तरफ बर्तन पड़े हुए थे कुछ जो खा खू के डाले होंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसी गंदगी में क्यों बर्तन डालें। ये हमें तो पता है कि हम तो ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ बर्तनों को कोई जैसा भी छींट भी ना आ जाए। तो और फिर अंदर गई मैं, कितना झूठ सच बोल के, वो तो मुझे बहुत है कि क्यों आई यहाँ, क्या कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब मुझे साल भर तो लगभग इसी काम पे लग गया कि मैं हर किसी को जवाब दूँ, और मुझे कुछ नहीं सूझा। तो मैंने एक पल में ये कहा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाने आती हैं, ये पढ़ते नहीं है, पूरा दिन चाय की दुकानों पर घूमते हैं कस्टमर बुलाते हुए। तो वहाँ कहाँ से आती थी ये लड़कियाँ? कौन है जो वहाँ भेजता है, या वो आती हैं, क्या रहता है? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कौन लाएगा और कौन नहीं। लोग कहते हैं ट्रैफिकर, मैं कह रही हूँ ट्रैफिकर की कोई परिभाषा ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ, एक बच्ची, माँ बाप नहीं है और उसके भाई भाभी हैं, भाभी को पसंद नहीं कि बच्ची यहाँ रहे, 15-16 साल की बच्ची थी। उसे कह दिया जाओ, शाम का वक्त, सर्दियों के दिन, किसी यहाँ से भेज दो, और गाँव में चली जाएगी तुम्हारी मौसी के पास। बच्ची के कपड़े ठूसे, थैला हाथ में पकड़ाया और 10-20 रुपये हाथ में रखी, तो चली जाओ, अपने आप चले जाओ। हाँ। वो बाहर निकली, डर रही थी किसी को कुछ क्या कहे, अंधेरा। तो उसने एक रिक्शे वाले से कहा कि भैया कोई जगह ऐसी बता दो जहाँ पे मैं रात को रुक जाऊँ, कोई धर्मशाला हो, सुबह मैं अपनी मौसी के चल जाऊँ, मेरी मौसी गाँव में रहती है, यहाँ अब इस समय नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है बैठ, बिठाया रिक्शा में और वहाँ उतारा कबाड़ी बाज़ार के मुहाने पे, और कहा कि ये सामने जितने कमरे, इधर भी और इधर भी, किसी पे भी चली जा, मेरा ये नाम है, ये सब मेरी मौसियों के बहनों के घर हैं, इनके यहाँ चले जाना तुम, और मेरा ये नाम बता देना, बस सुबह आके मैं ले जाऊँगा, मुझे पता लग जाएगा तुम किस कमरे पे हो, सुबह आके मैं ले जाऊँगा। ये एक ट्रैफिकर। तो लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो उनके लिए हितग्राही हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स, वो मेरे सूचना तंत्र भी हैं। किसी ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी 5 मिनट है आपके पास, लड़की को इससे ज़्यादा नहीं रोक पाऊँगा, मैं रोक रहा हूँ किसी बहाने, बातचीत करने के बहाने, लेकिन आप आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जिस तरह से, मैं तो देर से पहुंची, लेकिन मेरी एक वॉलंटियर थी, मैंने कहा तुम जाओ, तब तक उसका घर पास था। वो पहुंच गई, बच्ची को अपनी कस्टडी में लिया, तो तब बच्ची ने बात बताई कि मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया और रिक्शे वाला यहाँ पर मुझे छोड़ कर चला गया, ऐसे ऐसे करके।
ये पहला मौका था कि जब मैंने मुकदमा लिखाया किसी पे। मैंने कभी उन औरतों पर नहीं लिखाया आज तक। हाँ, ये जो इस तरह के लोग हैं इनको मैंने छोड़ा भी नहीं। तो क्या भाई भाभी के भाई अगेंस्ट? भाभी के अगेंस्ट लिखा, भाई के लिखाया, भाभी को तो नहीं, भाई के अगेंस्ट लिखा है, क्योंकि जिम्मेदारी तो वो भाई की थी, भाभी तो पराए घर की थी। तुम तो उसका अपना खून थे, तुमने कैसे रात को निकाला? तो जैसे आप मुकदमा आपने लिखवाया, तो इस जैसे मुकदमों में तो बहुत देर लग जाती है फैसले होने इसलिए में, लिखाती। तो फिर उतनी देर वो बच्ची कहाँ रही? नहीं, वो क्या बच्चे हुआ? क्यों, वो तो नारी निकेतन तुरंत ही उसको अच्छा, अब वहाँ तो भेज ASTU देते। हो गए, लेकिन तब तो ASTU भी नहीं थे। थाने में उसकी लिखा पढ़ी सबकी, फिर पुलिस का काम होता है कि वो कोर्ट में जाए, इसका 164 के बयान करा और नारी निकेतन भेज दे। नाबालिग बच्ची थी, तो इसलिए कोई दिक्कत और नहीं। वहाँ वो सेफ रहते हैं हाँ बच्चे? हाँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से शादी भी होती है सरकारी तौर पे, जो मुख्यमंत्री योजना के तहत, सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी भी होती और वो अल्टीमेटली वो केस में भाई को कुछ सजा हुई? है। देखिए, वो सज़ा तो क्या होगी इसमें जी, क्योंकि जब तक तो ये बहुत ज़्यादा एक्ट भी इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि सबूत नहीं थे। प्रूव करना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेटी का ही बयान था, वो बहन का ही बस जो भी था। तो वो तो ये कहता रहा ना उसका वकील, तो कि सब ये वहाँ चली गई, कोई रिक्शे वाला चला गया, इसमें भाई का क्या दोष? भाई ने तो कहा कि मौसी के यहाँ चली जा। तो उसको केवल नेग्लिजेंसी का दोषी माना गया कि लापरवाही की तुमने बहन को उस वक्त निकाला। तो ये उसमें तुम्हारे ट्रैफिकर नहीं, तो इस तरह के ट्रैफिकर हैं। कोई भी हो सकता है, भाई भी। कारण बन सकता कोई है। भी। कई जगह मैंने सुना बाप ही छोड़ जाते हैं या हस्बैंड छोड़ जाते हैं, बॉयफ्रेंड ऐसा। हस्बैंड छोड़ के गया 2 बच्चों के साथ, उस औरत में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। वो तो 5 साल का एक बेटा था और 3 महीने की बच्ची थी, और लेके आया मध्य प्रदेश से कि वहाँ पे दिल्ली में बहुत काम है। जब रेस्क्यू कराई उस वक्त तक उस लड़की को ये नहीं पता था कि ये दिल्ली नहीं मेरठ है। और वो शी वाज सोल्ड देयर, वो बेच चुका था बेच चुका था वाइफ को। वाइफ को। तो उनका तो अगला भी था ना, ब्याज भी साथ में था मूल के। अगली बच्ची जो बच्ची थी। और मैं अगर कहूँ कि वो हमने निकाली, बिल्कुल भी नहीं। ये उसका प्रयास था कि वो निकली। उसने कई दिन तक कोशिश ये करती रही कि किस समय सोते हैं सब, किस समय जागने का, और किस समय बिल्कुल किसी को पता नहीं होता, नशा करके गोलियां खा के और थक के चूर होकर सो जाते हैं। वो देखा, फिर ये भी किया कि वहाँ पे खड़ी है तो उसके पास एक छोटा सा कीपैड जैसा फ़ोन था, उसमें सिम विम नहीं था, क्योंकि वो तो निकाल लेती, सिम विम तो वैसे भी नहीं देते फ़ोन, छोड़ते ही नहीं होंगे ना। वो उसने गिरा दिया और भाग के नीचे जाने लगी। कहाँ जा रही है? क्यों, मेरा फ़ोन गिर गया। फ़ोन में कुछ नहीं, छोड़, पड़ा रहने दे। एक दिन छोटा सा पर्स था, वो गिरा दिया कि उसने कोई तेरे पैसे रखे हैं, पड़ा रहने दे, इन सड़ी हुई चीज़ों के लिए नीचे नहीं जाएगी, यहीं रुक। उसे दिख गया था कि तुझे ये जाने नहीं देंगे ऐसे। वो 4 बजे भागी, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर के। 4 बजे उतरी, उसने किसी तरह से चाबी खोसी उसमें से और वो खोल के उतर गई। उस वक्त बिल्कुल ऐसा रहता। बच्चों को क्या किया? बच्चे भी थे 2। बच्चे का मैं बताती हूँ। बच्चा, चूंकि वो बच्चा विरोध कर रहा था लगातार, जैसे माँ को अंदर ले जाते, हो सकता है उसने देखा वहाँ कोई दरवाजे तो है नहीं, पर्दे लटके हुए हैं कटे फटे, उन्हीं पर्दों के पीछे हैं जो कुछ भी है, तो वो जाने नहीं देता था किसी कस्टमर को, काटता था, मारता था, माँ को रोकता था कि मत जा, तो उसको भगा दिया उन्होंने। लेकिन देखो, एक पति जो रखवाला था वो बेच गया, और वो नन्हा सा बच्चा वो सामने चाय की दुकान पे पड़ा रहा, उनके कप प्लेट धोता, बदले में कहता मुझे खाने को दे दे करो बस, और बर्तन धोता पूरा पूरा दिन, सिर्फ ये कि माँ पे नजर रख सकूँ, मेरी माँ को कहीं ना ले जाए। और फिर माँ भागी तो उसने ना अपनी बच्ची देखी ना बेटा देखा, वो भाग गई। भागने के बाद में उसको थोड़ा सा आगे चल के, और एक ऑटो खड़ा था, जंजीर में बांध के खड़ा कर देते हैं, ऑटो खड़ा, वो उसमें छिप के बैठ गई, पानी में भीगी हुई बुरी तरह से, क्योंकि वो थोड़ा वो शहर ऊंचा है, वहाँ से काफ़ी ऊंचा है, तो वहाँ जो पटरी सी पड़ी रहती है उसके नीचे घुस के बैठ गई। और नाले का पानी पूरा आ रहा था, नाले में बैठी रही, तो जैसे ही लगा कि अब झाड़ू वाली आ गई है और आ गई, वो भाग गई। उस समय थोड़ी देर बाद वो ऑटो वाला आया होगा, उसने देखा तो घबरा गया, उसने कहा तुम कैसे? उसने कहा भैया मुझे माफ़ कर दे, मुझे कहीं भी छुड़वा दे तू, और मुझे ये ऐसे ऐसे मेरा पति बेच के चला गया। उसने मुझे फ़ोन किया, जनरली मेरे फ़ोन ज़्यादातर हैं लोगों पर, मुझे फ़ोन किया सुबह, तो मैंने कहा हाँ भाई कौन है? मैंने कहा जी मैं ऑटो वाला हूँ और एक लड़की भाग के आई है, आप आ जाओ। मैं बिना कुछ सोचे सो गई उठी थी और मैं सीधे भागी। देखा मैंने बच्ची को, इतने मैंने जो मेरी 1-2 वॉलंटियर पास में, उन्होंने कहा कपड़े बदलवाओ उसके, ले जाके दूसरे कपड़े ले जाओ, बदल लिए। तो उस लड़की ने बताया कि भाई ये सारी घटना मेरे साथ हुई, और मैंने कहा तुम्हारी बच्ची तो ऊपर ही है। इतने हम भाग के जाते तो वहीं एक दुकानदार ने बताया कि दीदी वो बच्चों को तो, छोटी सी बच्ची जो थी उसको लेकर तो वो एक बड़ी सी गाड़ी में, एक बलेरो टाइप की में, कहीं इधर हापुड़ रोड पे लेके गए। अच्छा, मेरा जो बेसिक मायका है वो उधर ही पड़ता है, हापुड़ रोड पे, गाँव मेरा। मैंने अपने चचेरे तहेरे भाइयों से, मोहल्ले के से सबको फ़ोन 1-2 को किए, मैंने कहा सब फ़ोन करके चैन बनाओ थाने के सामने, और किसी भी हालत में मुझे बच्ची चाहिए। जी कभी कुछ पुलिस में कुछ नहीं करेगी तब तक मैं पहुँच रही हूँ, तुम करो। उन्होंने खैर चैन बना ली, इन्हें लग गया ये तो मेरे बारे में उनके पास सटीक रेखी होती है,
उन्हें पता था कि भाई ये उनका ही इलाका है, तो कोई ये सब उन्हीं के भाई बंद होंगे। कस के चेन पकड़ रखी थी सारे लड़कों ने एक दूसरे के हाथ से। तो उन्होंने बच्ची तो फेंकी और वो कच्चे में उतर के भाग गए। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि जी ये तो बच्ची फेंक गए और कच्चे में उतर के भागें क्या? मैंने कहा ना, बच्ची ले आओ बस, तुम लेके पहुँचो। ठीक है, वो बच्ची को लेके आए। अच्छा, मैं जब तक वहाँ खड़ी होकर बात ही कर रही थी, तो एक बच्ची ने मुझे ऐसे करा। मैंने कहा हाँ बेटा, कि वो मेरी मोटो ऊपर है। मैंने कहा मोटो कौन है? मेरी इतनी सी बहन है, ऐसे करके बता रहा है मुझे, मेरी इतनी सी बहन है, और वो जो गई है ना, वो मेरी माँ है। तो मैंने कहा तू यहाँ क्यों रहा, माँ के साथ क्यों नहीं गया? नहीं मेरी मोटो ना ऊपर। मैंने कहा बेटा तेरी मोटो बच गई है, मोटो को लेके आ रहे हैं। तो मतलब किस पर भरोसा करें फिर? और वो नन्हा सा बच्चा इतनी रखवाल में रखता रहा। उस चाय वाले ने भी कहा कि बहन जी मैंने इसे एक दिन भी नहीं हटाया, भूखा भी नहीं रहने दिया, क्योंकि इसने मुझे बता दिया मेरी माँ ऊपर है, तो मैं कर कुछ नहीं सकता। मैंने कहा वही सोसाइटी जहाँ हस्बैंड भक्षक है, वहीं एक चाय वाला देखिए समझ रहा है, या बच्चा छोटा 5 साल का, 5 साल का बोला ना आपने, हाँ। तो गोल मटोल, काले हाथ हो रहे और ऐसे आंसू भी ऐसे अजीब सा हो रहा है। तो ट्रैफिकर कौन हो सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉडकास्ट से अगर कुछ ऐसी गर्ल्स ये समझ पाएं कि कैसे प्यार व्यार के चक्कर में वो फंस के भी ऐसी जगह पहुंचती हैं, तो उस मैं पे ये कहती हूँ कुछ रितु जी कि आपको प्यार होना कोई गुनाह नहीं है ना। मैं इसीलिए ज़्यादातर अक्सर 3-4 पॉडकास्ट में बताया भी है कि मैं अगर 77 में लव मैरिज कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, मगर माँ बाप को बता के। माँ बाप से बड़ा हितग्राही कोई नहीं। वो आपको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे जो तुम भाग के हो जाते। वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर भाग के चले गए, शादी कर ली, अब जब मिलोगे तभी मार देंगे। तो आपके उनसे बड़े हितग्राही नहीं कोई भी, आपका हित सोचेंगे। लड़के को भी कहो कि भाई अभी हम भी नाबालिग हैं, अभी हमारी भी कोई कैरियर नहीं, तुम्हारा भी नहीं, तुम ऐसा करो मेरे माँ बाप से मिल लो एक बार, और फिर जब वो कहेंगे, जब तुम्हारी कहीं जॉब लग जाएगी, कुछ कर लोगे, तो उसके बाद हम शादी कर लेंगे। अगर ठीक लड़का होगा तो जाएगा तुम्हारे माँ बाप से मिलने, 100 गालियाँ भी खाएगा उनकी, और अगर नहीं होगा तो कहेगा नहीं नहीं पहले शादी कर लेते हैं। तो जनरली वो शादी के झांसे में हाँ, आके चली जाती। ऐसी जगह चली जाती हैं और वो आगे बेच पूछ देते हैं, ऐसा करते हैं। अभी बच्ची निकाली हमने कलकत्ता से, बड़ी अच्छी फैमिली की लड़की है और 9th पढ़ रही है। लड़के ने 1 साल घुमाया उसको, सोचो 8th क्लास में फंसा लिया होगा। जिम विम करके बॉडी बनाते हैं बढ़िया, एक मोटरसाइकिल, गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल पे रखते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ले गए, रेस्टोरेंट में खिलाया, और टच भी नहीं किया, ये भी नहीं। और गर्ल्स को लगता है देखो कितना कितना अच्छा है, लड़का टच भी नहीं है, करता, टच भी नहीं कर रहा है, ऐसी कोई डिमांड भी इसका नहीं कर मतलब रहा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म होती है, प्लानिंग होती है, ये भी और इस पर लाखों सोचने रुपया वाली खर्च बात है। किया जाता है जब लगे। अच्छा, लाखों हाँ, रुपया खर्च 1 किया। साल आदमी घुमाएगा तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, वो सब ये ऊपर से बहुत आता बड़ी बात है जो आपने बोली कि हाँ। हम मोस्टली कहते हैं नहीं नहीं मैं 1 साल से जानती हूँ, अरे हाँ। 6 महीने से, ये तो लड़का ऐसे करता है ऐसे वैसे करता करता है, है। ऐसे करता है। अब वो लड़का एक दिन कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो ना तो ये सोचा मैं नाबालिग हूँ, कैसे शादी हो जाएगी हमारी। उन्होंने कहा अपना एक आधार कार्ड और अपना मार्कशीट ले लेना कोई। बोली अभी कहाँ मार्कशीट है मेरे पास, तो बोले 8वीं की ले लो, और वहाँ शादी में चाहिएगी हमें। और बेवकूफ़ लड़की दोनों चीज़ लेके और उसके साथ निकल गई बिना कुछ सोचे। और उसने 1-2 महीने तो कहीं रखा, सोनागाछी के आसपास ही कहीं रखा किसी कमरे में, और उसके बाद सोनागाछी में भेज दिया। और ये तो थैंक्स टू यू ऑल पॉडकास्टर्स में कह रही हूँ कि उसने मुझे फ़ोन किया मेरा एक पॉडकास्ट देख के। तो मैंने पहला सवाल ये किया कि भाई मैं क्यों मानूँ, ये ट्रैप नहीं हो सकता। रिटर्न में बात हो रही थी हमारी, क्योंकि तुम्हें तो फ़ोन नहीं मिलता, और फिर तुमने कैसे देखा? बोले हमको 10 मिनट के लिए मिलता है हर लड़की को, जब हम यहाँ वो हो जाते हैं, और 10 मिनट के बाद में केवल हमें रील्स देखने का मिलता है, हम किसी से बात नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे जाहिर कर रही हूँ कि जैसे रील देख रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं टाइप कर रही हूँ, उसके साथ साथ रील चल रही है और मैंने वो टाइपिंग का वो खोल के आपको टाइप कर रही हूँ। आप मत इस पर कभी फ़ोन करना। मैंने उसका मैं यकीन करूँगी, तुम कह रही हो कि तुम आधार कार्ड और वो लेके गई, उसकी कॉपी भेजो, और जहाँ पे तुम हो कैसे भी एक सेल्फी या कुछ भी, कैसे भी कोई फ़ोटो मुझे भेजो करो, ये ठीक है। उसने मुझे एक दिन करके रुक के कभी फ़ोटो भेजती, कभी कुछ, जितना उसे समय मिलता, क्योंकि फ़ोटो भी नहीं खींच सकती थी, आधार कार्ड नहीं निकाल सकती थी, तो जैसे जैसे समय मिलता रहा वो मुझे भेजती रही। तो उन पे वॉच रखा जाता है कॉन्स्टेंटली? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त मैं मतलब मैं कहती हूँ कि सभी ख़राब नहीं है दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं। मैं जीआरपी और आरपीएफ की हमेशा तारीफ़ करती हूँ, तारीफ़ नहीं सैल्यूट करती हूँ कि वो बहुत इन सब मामलों में संवेदनशील हैं। बहुत उनके जवान भी संवेदनशील हैं, उच्च अधिकारी भी सब संवेदनशील हैं। तो मेरे परिचित भी हैं, क्योंकि मीटिंग्स वीटिंग से मिलना होता रहता। मैंने अपने एक परिचित को फ़ोन किया हावड़ा, और मैंने कहा सर मुझे एक बच्ची निकालनी है। तो उन्होंने कहा तुलसी मैं सिविल में तो नहीं जाऊँगा निकालने, लड़की तो आपको ही लानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं आपको लानी नहीं है, लड़की खुद पहुँचेगी, मैं भी नहीं आऊँगी। ये पहला मौका है कि हम देखते हैं कि लड़की अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर सकती है।
मैंने बच्ची से अगले दिन बाद उसकी इंतज़ार किया मैंने, 1-2 दिन बाद उसका आया फिर मैसेज। तो मैंने कहा बेटा तुम किस वक्त निकल सकती? तो उसने कहा सुबह 4 बजे, वो भी रेकी कर रही थी। तो मैंने कहा 4 बजे हावड़ा स्टेशन पहुँच जाओ, लेकिन कब? मुझे ये, मैं हर रोज़ 4 बजे ऑनलाइन रहूँगी, तो मुझे मैसेज करके जाओगी, कैसे भी करो। बोली नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं होता। मैं केवल आज बता रही हूँ कि कल सुबह हर हालत में मैं 4 बजे निकल जाऊँगी, और अगर कल नहीं निकल पाई तो आप ये समझ लेना कि मेरी बात खुल गई, अब मैं कभी नहीं निकल पाऊँगी। मैंने कहा वो नहीं होगा बेटा, मैं कैसे भी खोजूँगी, तुम्हें खोज निकालूँगी, चिंता मत करो। तो मैंने वहाँ फ़ोन किया। अब हावड़ा बड़ा स्टेशन है, हज़ारों कैमरे हैं, तो मैंने कहा सर सारे कैमरे ऑन रखने पड़ेंगे, 4 से 5 का टाइम है आपके पास, लड़की पहुँच जाएगी, लेकिन किसी कोई भी कैमरा चूक ना हो जाए। बोले आप विश्वास रखो, हर कैमरे पे बैठा हुआ है मेरा आदमी, और तुरंत मुझे पता लग जाएगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा। खैर उन्होंने मुझे 6 बजे करीब फ़ोन किया, कहते बच्ची आ गई है, हमने टेक ओवर कर ली है, ट्रेन में बिठा दिया है अपने 2 गार्ड्स के साथ, अब आप हमें फ़ोन मत करना, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ट्रैप भी कर सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम उसकी ट्रेन बदल बदल के लाएंगे। 1.5 दिन बीत गया, लड़की की कोई सूचना नहीं, मुझे घबराहट हो गई बिल्कुल। तब मुझे लखनऊ से फ़ोन, कोई लखनऊ के नंबर से आया, मतलब फ़ोन से आया। तो मैंने कहा कहाँ से बोल रही बेटा तू? उस लड़की का था। बोली आंटी मैं लखनऊ में हूँ। मैंने कहा लखनऊ क्यों पहुँची? उल्टे उल्टे बोली नहीं आप चिंता न करो, ये जो अंकल हमारे साथ आए हैं, ये हर जगह इनके गार्ड्स चेंज हो रहे हैं, और अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं कराते मुझे, ये किसी भी यात्री का फ़ोन लेके फ़ोन कराते हैं, तो आप इस पर करना मत, मैं सुरक्षित पहुँच जाऊँगी, पहुँचने से पहले आपको फ़ोन करूँगी। अल्टीमेटली दिल्ली पहुँची वो अगले दिन, और हमने उसके माँ बाप को नहीं बताया कि ये कहाँ थी, भटक गई थी, हमारे पास थी एनजीओ में, तो अभी आपके सुपुर्द है। तो उनका इतना नेटवर्क होता है कि इतना ज़बरदस्त, मैं इतनी चोटें खाए हुए हूँ उनके नेटवर्क से, तो जान से मार दिया था बिल्कुल उनके नेटवर्क से। तो अच्छा इतना बिल्कुल भाई, देखिए सैया भाई कोतवाल टरकाए का, पुलिस में फिर बताइए आपको किस चीज़ से। तो जैसे ये इतने अच्छे घर की, एक मैंने आपकी पॉडकास्ट में देखा था, कोई बॉम्बे की हाँ, बड़े अच्छे घर की लड़की थी, पॉलिटिशियन की। तो ये जब आई आपने रेस्क्यू किया, और वहाँ जो आपने हालात बताए हैं कि कैसे एक दिन में 12-13 मेन के साथ 15 रिक्शा से पुलर, 20, और कैसे कैसे गंदे है ना, बहुत हालात आपने डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इसके बाद जब रेस्क्यू के बाद ये गर्ल्स की जो मेंटल कंडीशन होती होगी वो, अच्छा ये भी बड़ा शॉकिंग है रितु जी। शॉकिंग इसलिए कि जब तक लड़की, जैसे मैं एक उदाहरण से बताती हूँ, एक नेपाली लड़की की हमारे पास लगातार सूचना आ रही थी, और सटीक आ रही थी कि इस जगह पे प्रॉब्लम क्या होती है कि एक जीना है और 2 कमरे हैं, तो ये नहीं हमें समझ आ रहा था कि इधर वाले पे कि इधर वाले पे। तो बस हमने मन बना लिया कि उसका भाई भी आया हुआ था, वही हमको सारी सूचना उसने दी। लड़की ने इतना ज़्यादा हिम्मत की, 5-6 साल से थी वहाँ पे, कि फ़ोन तो अंदर नहीं जाने देते, लेकिन वो हर कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये मेरे भाई का नंबर है, तुम कहीं से जाके फ़ोन करो, और नीचे से बताना कौन सी दुकान पे क्या लिखा हुआ है, उसको सब बताना, कोई ठीक होगा। उसने कभी फ़ोन कर दिया, तो वो बराबर संपर्क कर रहा था हमसे कि मैडम इस जगह है। मैंने कहा चलो करते ही हैं, तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। मैंने कहा किसी नेपाली तुम नहीं, मैंने कहा किसी महिला को नेपाली भाषा की अपने साथ रखना। ठीक है, हम गए, पहले इधर वाले पे गए, तो उसने कहा देख लो, कुछ नहीं मेरे, कोई नहीं है ऐसी लड़की। मैंने कहा कुछ तो है। अब हम इधर वाले पे गए, उसके हमने एक दिन पहले ही लड़की निकाली थी, वो ऐसी जली भुनी बैठी थी हमसे। तो उसने कहा फिर आ गई, अब बताओ फिर करोगी कुछ ना कुछ, अब देखो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है, और मेरा जी तुमने टारगेट कर लिया, मुझे ही वो कर रही हो। मैंने कहा थोड़ा तो सुन ले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रूटीन में देख लूँ, नहीं मिलेगी चली जाऊँगी। मैंने सब लड़कियों से पूछा भाई तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नाम, जो उस लड़की का नाम है, कोई नहीं बोल रहा, पहचान भी नहीं आ रही, क्योंकि जो वो लेके आया उसका भाई फ़ोटो, वो एक उसकी किसी डॉक्यूमेंट पे लगी हुई कोई फ़ोटो की फ़ोटो स्टेट थी, जो क्लियर नहीं थी, क्लियर भी नहीं थी, और पुरानी थी, 5 साल तो उसको यहीं हो गए थे। फिर मैंने उससे कहा भी अभी तुम्हारी जो नेपाली ये महिला है उसको इसके पीछे भेजो, और वो सब लड़कियों के पीछे जाके कहे, उसका नाम बोले और कहे कि हम तुम्हें बचाने आए, और चलो हमारे साथ। जैसे मैंने कहा इतना सा चौंकना बस जरूरी है मुझे, वो जरा सा चौंक जाए तो मेरे लिए काफ़ी है, मैं इतनी पैनी रखूँगी नजर। मैंने रखी, जैसे उस लड़की की तरफ गई, उसने ऐसे देखा, फिर ऐसी होगी, बाहर देखने लगी। मैंने कहा अभी तुम हट जाओ। मैंने उसको लड़की को अपने ऐसे किया, तो नीचे बैठ गई, और नीचे बैठ के बोली कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी, मेरा बच्चा इनके कब्जे में। मैंने कहा बच्चे की बात तो नहीं हुई, बच्चा कहाँ है? हाँ बोली इनके पास है। फिर मुझे पता नहीं क्यों नहीं, क्या मुझे सूझा और क्यों उसने मान लिया। अच्छा मैंने कहा हाँ एक बच्चा है तो नीचे, तो शायद तेरा भाई ले आया उस बच्चे को, वो नीचे है कि अच्छा ठीक है, बहुत खुश। नीचे उतरे, तो नीचे उतरते ही, मैं ये ऐसे उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, नीचे उतरते उसने कहा ओ मेरा भाई है। मैंने कहा हाँ, तो देखना मेरे एक तो बाल कट रहे हैं, नेपाली लड़की थी, मैं कैसे बताऊँगी।
और कुछ दे दो, ये तो अजीब से कपड़े हैं। मैं दुपट्टा मैं हमेशा साथ रखती हूँ, एक आध जोड़ी कपड़े भी। दुपट्टा मैंने दिया, मैंने कहा ले ये पहन ले तू। और बोली मेरे कपड़े ऐसे हैं। मैं कोई बात नहीं, अभी वहाँ बदलवा देंगे सामने पुलिस चौकी में। हमने कपड़े बदलवाए, फिर उसके भाई को मिलवाया। तो एकदम उसे याद आया कि और बच्चा, उसका भाई भी शॉक्ड हुआ। बच्चा तो नहीं था मैडम इसके। मैंने कहा बेटा अब क्या कुछ नहीं हुआ इसके साथ, वो सब छोड़ दो तुम, बच्चा है। मैं फिर गई वापस, सब ने मुझे कहा मत जाओ जान से मार देगी अब की बार तो मत जाओ। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं ऊपर गई, बोली अब क्या? मैंने कहा अब ये कि 10 मिनट में बच्चा नहीं आया तो सोचो तोड़ फोड़ तो मचाऊंगी यहाँ, उसके बाद जो तुम्हारा हल करूँगी उसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। बोली 10 मिनट में तो नहीं आएगा, 1 घंटा कम से कम लगेगा। ले आओ, मैं सामने बैठी हूँ पुलिस चौकी में, ले आओ 1 घंटे में। खैर वो 1 घंटे में लाए बच्चे को, और बच्चा माँ की गोद में जाके कहता है कि ऐसे मत छोड़ना मुझे। वो जो मामा रहता है वहाँ बहुत मारता है, खाना मांगो तब भी मारता है, मम्मा याद आए तो भी मारता है, और सोने भी नहीं देता कि अब सोओगे तो फिर रात को नहीं सोओगे, परेशान करोगे। बिठाए रखता है एक जगह, खेलने भी नहीं देता। अब वहाँ मत भेजना कभी। माँ ने मतलब सोचो, वो फोटो आपको भेजूंगी कि माँ कैसे मतलब इतना चेंज हो जाती, नहीं चाहती जैसे ये तो क्या उनके साथ बीता बस इस दुनिया में भुला देना चाहती है, जैसे जरा सी देर निकल आते हैं, मतलब उनके लिए वहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बस बात है। वही बड़ी कि बात है जो सोचा ही नहीं उन्होंने कि मैं निकल सोचा ही नहीं नहीं। सकती। हाँ, हाँ तो जैसे बहुत बच्चियां हैं जो दुबई या कहीं बाहर ले जाई जाती हैं हाँ। मूवीज में। तो आप पे आई सैल्यूट यू, क्योंकि मैं तो एक पिक्चर देखती हूँ ना, जैसे मर्दानी 3 देखी या दिल्ली क्राइम्स देखी, तो इस तरह की मूवीज देख के ही मुझे एक दहाड़ में था कि कैसे गर्ल्स को वो करता है फिर मार देता है। तो ये सब इतना इमोशनल टॉर्चर है। तो ऐसे बहुत सी गर्ल्स दुबई वगैरह भी इंडिया से या अलग जगहों से भेजी जाती नहीं, हैं। अब इन गर्ल्स को क्यों भेजा जाएगा जब खुद ही जाने को तैयार है पैसा कमाने के लिए। पर उनको ये एहसास होता है कि वहाँ इनके साथ क्या होने वाला है। तो एक यूक्रेनी मॉडल ने खोला तो था कि पोटी पोटा पार्टी होती है आजकल तो, और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता जैसी वो पार्टी होती है। क्या होता है उसमें? कि एक मॉडल जाए कमाने के लिए, सो कॉल्ड मॉडल जो यहाँ फेल हो जाए, वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन वो घर से तो कह के आगे मॉडलिंग करनी है, पैसे भी कमाने हैं, तो दुबई चली गई शेखों के पास। अब शेखों की तो एज यूजुअल पहले से उनका जैसा रवैया रहा है वो तो जग जाहिर है, तो वो जब तक यूज़ करते हैं तब तक सब मिलजुल के करते हैं उसको। उसके बाद जब मन भर गया तो वो कहीं शिकायत ना करे, इसलिए पोटी पोटा पार्टी होती है। इसमें वो महिला को बाहर फेंक दिया जाता है, और कोई भी आएगा उसके ऊपर बाथरूम करेगा, उसके ऊपर पॉटी करेगा, जिसका मन करे। उठने नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि वो ना जाके नहा लो, या तुम्हें कुछ भूख लगी है तो ऐसे ही खाओ जैसे तुम हो रही, बदबू उठ रही है, मर रही है वो, ऐसी मर जाएगी, मतलब ताकि वो अंत में ये कह दे मैं कहीं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो बस। और उनको आज़ाद कर देते हैं। अब देखिए वो मॉडल हुई होगी तभी उसने किया, लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं लगा वो कहाँ गई। और वो उसकी यूट्यूब होगा तो बच्चे देखते होंगे, शायद कुछ देखते होंगे तो असर होता होगा। पर और नहीं तो देखिए ना आपके सामने, ये तो खाली ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमें दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल पे आप देखिए क्या नहीं हुआ। छोटी छोटी बच्चियां हैं नॉन स्टॉप, जिनको डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो नाच रही हैं, कोई भी उन्हें खींचता है, उनके साथ सेक्स करता है, उनके गाल काट रहा है, होठ काट रहा है, और यहाँ तक कि फिर मर जाती हैं किस हालत में वो की। और उसमें बहुत बड़े लोगों के, दुनिया भर के लोगों के नाम हैं। कैसे उसको चुप कर दिया गया पहले, हालांकि यूट्यूब पे इस पे OTT पे पड़ी हैं, अब दिखती हैं वो उनके मरने के बाद, तब पर तक उनका नहीं। कुछ हुआ तो है नहीं। नहीं कुछ नहीं, एप्स्टीन भी मर गए, और वो जो लड़की जिस महिला ने खोला था वो भी मर गई। और अभी तो जो हमारे यहाँ के इंडियन एप्स्टीन है मिस्टर अशोक करात, है ना, तो जब एक महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो महिलाओं की पीड़ा हरने के लिए आपने रेवड़ी बांट के बना दिया गया है, कोई ढंग की महिला कभी आपने या कोई पुरुष देखा किसी आयोग में गया हो जिसको वाकई काम करने का अनुभव हो? केवल वो लोग जाती हैं जो सरकार के नुमाइंदों के, जो कुछ भी हों, चाहे छोटे पद पे बड़े, उनको रेवड़ी बांटने के लिए, चल भाई तेरी बीवी को बना दिया महिला आयोग का, तेरे भाई को या तुझे बना दिया बाल आयोग का, इस तरह बना देते हैं। तो अब वो महिला जो खुद ऐसे रैकेट में शामिल है, इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, वो महिलाओं को उनको तो क्या और न्याय, मौका मिल गया, क्या न्याय दिलाएगी? वो मौका ही मिल गया, वो खुद ही कुछ। अब जैसे एक स्कूल्स में, कॉलेजेस में या टेम्पल्स में या देवदासीज हाँ या आपने किसी ढाबे की भी बात की थी हाँ कि वहाँ पे रैकेट्स चल रहे हैं ये हाँ, सब। हर रोज़ मेरे यहाँ हर रोज़ एक रेड, हालांकि मैं इस पर खुल के नहीं कहने कहूँगी इस बात को, मतलब फिर भी इनडायरेक्टली जैसे भी हमें करानी होती है, हर रोज़ हम छोड़ नहीं रहे कहीं भी। मैं अपने शहर की तो गारंटी लेती हूँ, मैं अपने शहर में नहीं छोड़ रही एक जगह भी। और देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो मिस्टर राम खिलावन है उनका नाम, कि राम
निवास है क्या, इंजीनियर है वो हम्म, है, और मियाँ बीवी ने मिलकर, तीसरा कोई आदमी नहीं है, और वो अपनी कॉलोनी में बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन माने जाते हैं, और उनको बीवी तो फंसा के लाती है, चॉकलेट, टॉफ़ी, खिलौने इनके नाम पे छोटे बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को लाती है, और फिर उनके पति जी उसके साथ सेक्स करते हैं, पॉर्न फिल्में बनाते हैं, और पत्नी शूट करती है उन फिल्मों को। अभी सजा हुई है उनको, उम्र कैद हुई है। ये मानसिकता में प्रॉब्लम है? नहीं क्या देखिए, है ये? मानसिकता लोग कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मैं नहीं कह रही, नहीं, मैं कह रही हूँ कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश है। एक तो है पैसे के लिए करते हैं, एक है कि गलत चीजों देखिए में कुछ मिलता लोगों को जो सैडिस्ट किस्म के लोग हैं, सैडिस्ट, यस, उनको दूसरे की चीखों में प्लेजर है, उनका ultimate। साइकोपैथ्स। हाँ, अभी पिछले दिनों एक वो खुला कि वो उसको लाश के साथ बलात्कार करने का शौक है, कब्र में से निकाल के उसने किया। और जो ऊपर जाते हैं, जो बाज़ारों में जाते हैं, चौराहे पे जाइए दिल्ली जैसी जगह में, यहाँ तो इतना नहीं है, तो चाहे गलती गाड़ी वाले की हो, लेकिन रिक्शे वाले में 2 डंडा मारेगा पुलिस वाला, और गाड़ी वाले से कहेगा साहब आप निकलो, इसको मैं ठीक करता हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन वो कहीं तो निकालेगा, या तो घर जाके बीवी को पीटेगा, या फिर ऊपर जाएगा वहाँ उन कमरों पे जाके, वो जो किसी उनके पास ना का ऑप्शन ही नहीं है, वो उनको मार रहा है, पीट रहा है, उसको अगर वो आवाज़ मतलब बर्दाश्त कर जाए और चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो फिर वो ठंडी बाहर निकालो, दूसरी दो, जो चीखे उसमें मजा आएगा, उसमें मज़ा आता है उनको, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, बाहर वाले ने हमें मार दिया तो क्या हुआ, कमज़ोर नहीं है। अब यहाँ लड़के पे नहीं, बताएंगे हम इस क्या? पे दिखाएंगे। और कोई किसी भी एज को लेके ये लोग ये बलात्कार ये सब हो रहे हैं, जैसे अभी कुछ कोई फौजी ने भी कुछ बच्ची का कोई किस्सा यहाँ था। 3 महीने की बच्ची थी, और बच्ची शायद 10 सेकंड में, जो पोस्टमार्टम में आया 10 सेकंड में मर गई थी, और उसके बाद भी वो रेपिस्ट अपनी सब कुछ पूरा करके हटा वहाँ से। कितनी एज होगी उसकी फौजी आदमी की? की होगा, लो रिटायर्ड था, रिटायर्ड फौजी था, फैमिली नहीं थी है उसकी? फैमिली, पूरी फैमिली, बच्चे हैं? वो भी छोड़ी बच्ची के साथ कर रहे थे। एक बच्ची ऐसे पता नहीं कैसे उसने देखा, मुझे नहीं मालूम। हम एक ग्लोबल सिग्नल की भी बात करते हैं, ये ग्लोबल सिग्नल है, ओके, ये अगर है तो ये हेल्प के लिए है। कोई भी बच्चा इसको इस्तेमाल करे, बड़ा करे, घरेलू हिंसा वाला करे, कोई भी करे, ये ग्लोबली यूज किया जाता है, सिवाय हिंदुस्तान को छोड़। दैट्स नाइस, मतलब ऐसे करो तो इसका ऐसे। मतलब दूसरे को समझ आएगा हाँ, कि इसको ये, हेल्प चाहिए, और ये ऐसे ही इज करो, इन प्रॉब्लम। हाँ ही इज इन प्रॉब्लम, तो वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये सिग्नल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है ये। तो वो पड़ोस वाली जो आंटी थी, जो छत पे आती, शायद उनके घर की बहू थी, तो हर बार उनकी तरफ ऐसे करती थी, वो कपड़े वपड़े सुखाने आती, कुछ भी करने, तो वो उनकी तरफ ऐसे करती छत पे, और बहुत उदास सी खड़ी रहती थी हमेशा ही। तो एक बार वो थोड़ा पास आ गई, बीच में गली पड़ती थी सड़क के उस पार इनका, और उसने पूछा बेटा तुम ऐसे क्यों करती रहती हो मेरी तरफ, मुझे बुला रही हो क्या? तो उसने की हाँ, कहा आंटी मुझे बहुत दर्द होता है। तो उसने कहा बेटा कहाँ पे होता है, मम्मा को बताओ। नहीं मम्मा तो स्कूल चली, टीचर है गई, मम्मा तो स्कूल चली जाती है। तो पापा को बताओ। नहीं पापा प्यार करते हैं इसीलिए तो दर्द होता है। तो उसने पूछा होगा कि भी कैसे प्यार करते हैं, बोले वो पापा का जो सांप है बहुत बड़ा है और मुझे उससे दर्द होता है, मैं मना भी करती तो पापा कहते हैं सबके पापा ऐसे ही प्यार करते हैं बेटा, ये प्यार करने का तरीका है। कौन है फिर हमारा रखवाला, बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन है? और उस औरत ने हिम्मत की, वो गई थाने। एप्स्टीन फाइल्स, घर घर में एप्स्टीन फाइल्स है, घर घर में ऐसे सुन देखा जाए तो घर घर में वो एक पूरा एक वो था ऑर्गेनाइज्ड, तो हाईलाइट हो गया। हाँ। लेकिन ये जो घर घर में चल घर रहा घर है, में हो रहा है। देखिए उसके पीछे हम लोगों की भी गलती है। हमको अच्छे से याद है कि बचपन में, मतलब हो सकता है हम लोग देहात से बिलोंग करते इसलिए ज़्यादा हो, कि हमारी मदर कहती थी कि बेटा थोड़े बड़े हो जाओ, या आपस में बातचीत हुई कि लड़की रजस्वला होने लगे तो बाप और भाई की छाया से बचना चाहिए। मतलब इतनी दूरदर्शी वो लोग होते थे कि बाप के साथ उस चारपाई पे नहीं बैठना है, बाप के साथ लेटना तो है ही नहीं, भाई के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। और अक्सर मेरी अम्मा कहती थी कि 15 से 20 साल लड़की को संभाल लो, क्योंकि वो उसके हाइप पे होती हैं सारी जो चीज़ें होती हैं, हार्मोन। तो वो ऐसे तो नहीं कहती थी, लेकिन वो कहती थी कि उस समय सब चीज़ें चरम सीमा पे होती हैं, शारीरिक बदलाव। तो उस समय संभाल लिया तो फिर कुछ नहीं करता, तब नहीं समझ में आता था, लेकिन आज ही बात समझ में आती है। आज हमने खुले छोड़ रखे। आज तो 14 साल की बच्ची अगर हमसे ये कह रही है कि मेरी प्राइवेसी नहीं है क्या, कुछ क्यों मेरा फ़ोन देखोगे? 14 साल की बच्ची का, मैं अभी काउंसलिंग प्रोसेस में हूँ, लड़की है इनके पास के, आपकी ज़्यादा दूर नहीं है, और इस कदर हाइपर है कि माँ बाप को मारती है अगर फ़ोन छीन लो, और फ़ोन पे वर्चुअल सेक्स करती है लोगों के साथ। कोई भी मिल जाए इंस्टाग्राम पे, किसी को भी हाय हेलो करेगी, अपनी न्यूड फोटोज़ भेजेगी, मुझसे सेक्स करोगे? ये जो इस तरह की बच्चियां, एक तो हैं कि हालात की मारी वो उस जगह पहुंच गई, हाँ। और गंद में वो जिंदगी अपनी खराब हो गई उनकी। एक है कि जो
खुद अपनी मर्जी से हाँ। उनमें टिक रही हैं, जा रही हैं। हाँ और जैसे एक ने कोई बोला कि आई एम प्राउड रंडी, हाँ, कुछ है ना, हाँ, ऐसा भी कुछ चल रहा है आई हाँ जी, थिंक। बिल्कुल ट्रेंड यूट्यूब चल पे रहा है शायद, या है वो, इंस्टा पे। हैशटैग चला रही है। हैशटैग चल रहा है प्राउड। तो ये जो ये वाली मानसिकता है, जो बच्चे ये वो मानसिकता है कि जिसमें आपको केवल फेमस होना है, किसी भी तरीके से हो। साम दाम दंड भेद की नीति है ये, और यूट्यूब आपको पैसे देगा, ये सोच है। यूट्यूब देगा, या पता नहीं इंस्टा देता होगा, जो भी देते होंगे पैसा, कि ये पैसा देंगे आपको। हाँ, कैसे एक आई थिंक वो भी है ना, कोई मदर अपने बेटे के साथ कुछ इस तरह हाँ, के बनाती है, हाँ, हाँ। बड़ी बहुत अश्लील किस्म की। अश्लील, क्या आप मैसेज दे रहे हैं? क्या तो दे रहे जैसे अगर आज अभी हम सॉल्यूशंस की बात करें, हाँ। ये इतना गंद है कि मुझे लगता है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, हम ना। डिस्कस करें। हैं? इसमें नहीं। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मुझे लगता है कि एक तो पेरेंट्स का रोल है, या बच्चियों को खुद समझने की ज़रूरत है, या इस तरह के कुछ लॉज इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है जहाँ पे ये सोशल मीडिया इस चीज़ों को इनकरेज नहीं करे, या कंटेंट बेस्ड और पैसा दे। इस इसलिए पे आपका हमको क्या सोच अपना है? नहीं देखना चाहिए, हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। तो सरकारों को दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है कि आप अगर फिल्म में आपने एक सामान्य गाली जो हमारे हर घर में भी चलती है, आपने वो भी कर दी, वो बीप कर देते हैं आप, या फिर हटा देते हैं, उसके सेंसर बोर्ड खड़ा है। आप ओटीटी को, वो आपके बेडरूम में आपको सब कुछ परोस रहा है, तो आप उस पर तो सेंसर नहीं लगा रहे। हाँ, तो भाई ऐसा राजस्व क्यों? आपके लिए बड़ी चीज़ है कि केवल राजस्व प्राप्ति हो, आपको रेवेन्यू हो, और कुछ नहीं। आपके व्यूवर्स बढ़े तो आपको रेवेन्यू आएगा सरकार को। ये चाहिए आपको कि आप लोग देखते हैं मिर्जापुर और कालीन भैया चिल्लाते हैं। कोई कालीन भैया नहीं चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहे हैं ये कि एक औरत जो घर में एकमात्र औरत है, वो अपाहिज ससुर के साथ सेक्स करती है, पति के साथ सेक्स करती है, पति के बेटे के साथ यानी उसके सौतेले बेटे के साथ करती है, और बच्चा उसके पेट में है प्रेमी का। क्या परोस रहे हैं आप? और ये चीजें आप जरूरी विजुअलाइज करें, प्रतीकात्मक भी दिखा सकते हैं आप कि किसी के बीच अफेयर हो रहा है, बंद कमरा दिखा, कुछ भी दिखा सकते हैं। जरूरी है कि आप पूरा सेक्स होते हुए दिखाएं? क्या नहीं दिखा रहे बताइए आप देख लीजिए उठा के, शी है, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत ही सार्थक जिसको मैं कहूँगी, लेकिन पूरी तरह से खुला सेक्स है। आश्रम है, बहुत अच्छी, प्रकाश झा जैसे संवेदनशील निर्माता को मैं सैल्यूट भी करती हूँ कि उन्होंने इतना मुद्दे को इसको उठा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत पर इंपॉर्टेंट। उससे क्या ये खत्म हो गया? खत्म हो गया नहीं, और ऊपर फिर आप सेक्स क्यों दिखा रहे हैं? आप केवल दिखाओ उसने क्या किया, कहाँ हो गया, क्या खत्म हो गया। उसको 30 पैरोल मिल चुकी है, यही मतलब अभी मिली है फिर 30 दिन की पैरोल उसको। और मुझे हाँ। उससे भी ज्यादा सरकार तो है ही है, जो सब हाँ। है ना, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार हाँ। जो मिले हुए हैं या समझ नहीं रहे हैं, या अपने मतलब के पैसे के लिए, पावर के लिए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, ये सीरीज देखने के बाद कोई भी पेरेंट कैसे अपनी एक बच्ची भी- को आश्रम में लेके जा सकता एक है? भी उनका फॉलोवर टूटा नहीं है। मेरे तो पड़ोस में ही है, आज भी वहां कम से कम मैं कहती हूँ 10-10 लाख लोग रोज पहुंचता है, और 1-1, 1.5 लाख तो गाड़ियों के लिए खड़ी रहती है, जो खेत खाली कराए जाते हैं जब वो पैरोल पे आता है। एक भी नहीं टूटा। ये इसका क्या कारण है? ये क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों इनसे रिलेट नहीं कर पा रहे? इतना कमाल का आश्रम बनाया उन्होंने कि उसके बाद तो मतलब ये इन लोगों से नफरत हो जानी चाहिए। क्या है मतलब, कैसे चेंज कर सकते हैं हम इसको? देखो, लोगों को ना समझ में आया, मैं बताती हूँ कि ये लोग कैसे पासा फेंकते हैं। उन्होंने हमें, उनका एक अनुयायी ने कहना शुरू करा, बहन जी कुछ बहनों को बाबा से प्रवचन दिलवाओ। वो बहनें, कुछ बहनें सुधर जाएं। रोज़ चक्कर काटता, रोज़ फ़ोन करता। फिर मैंने एक दिन की भी बात सुन ले, तू उसे बाबा को इन्हें प्रवचन देना हो तो यहाँ आ जा, मैं नीचे एक वो खाली करा दूंगी हॉल धर्मशाला का, और उसमें सारी बहनें आ जाएंगी, और बाबा ही आके दे ले प्रवचन। उनसे बहन जी वो यहाँ नहीं आने का। मैंने कहा तो हटा पर है, ये भी जाती हूँ, चल। वो चला गया। एक दिन हमारे पास मैसेज आता है बाकायदा फ़ोन पे कि बाबा आपके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं। वो मैंने कहा, नीचे मैंने लिस्ट देखी तो लिस्ट में 4 मौजिज़ लोगों के और नाम, मतलब मैं एज NGO, हमारे शहर के प्रमुख, पुलिस प्रमुख, और इस विधा के लिए जो अपॉइंटेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, और एक कोई और व्यापारी वर्ग से कोई। तो हमने सबको फ़ोन खड़काया, सर आपको बुलाया? हाँ जी। मैं कहा चलोगे? आप बताओ। मैंने कहा चलेंगे, एक बार हम भी देख लें क्या करें। हम चले गए, और इतनी लाखों की भीड़ थी कि समझ, लोगों ने अपने सामान रख दिए थे, और वो इधर एक साइड पड़े हुए थे खेतों में, कब नंबर हमारा आएगा, गिनती कर ली थी हमारा कब आना। हमें VIP दरवाजे से ले जाया गया, चले गए जी हम, और एयर टाइट तंबू लगे हुए थे अंदर, बड़ा कैंपस है, लगे हुए थे सारे में, सांस नहीं आ रहा था। हमें एक कमरे में बिठाया गया, वो थोड़ा बाहर की, मतलब वही कपड़े का बना हुआ, उसमें हम बैठ गए। बाबा यहीं आएंगे, अरे बाबा को देखेंगे भी तो सही हम,
कहीं को देखने का जुगाड़ करवाओ। तो हमारे जो डीपीओ साहब थे रिटायरमेंट के नज़दीक थे उस समय, उनको थोड़ा सफोकेशन होने लगा था। हमने ढूंढ भाल के, मैंने देखो बहुत सारी बर्फ़ की सिल्लियाँ लग रही हैं, आप यहाँ कुर्सी डालो बैठे रहो, आपको एसी का आनंद आएगा, हमें देख रहे दो। तो बाबा नीचे नहीं उतरता है अच्छा वो ऊपर ट्रॉली आती है उसकी, अच्छा क्या बनाया भगवान जाने। वो पहले आए बाबा काले कपड़ों में, साटन का उनका एक तहमद जैसा कुर्ता जैसा, और दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हुई है उनकी। आए वो और ऐसे वो बैठ गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है? ये वो बाबा के एक अनुयायी की मृत्यु हो गई है, उसका शोक प्रकट करना है। और बाबा आंसुओं से रो रहे हैं, आंसू टपक रहे थे, दिख रहे थे, वो क्या डाला आंखों में पता नहीं। फिर बाबा चले गए शोक प्रकट करके। फिर आए बाबा सफ़ेद कपड़ों में पूरी तरह से। मैंने कहा अब क्या है भाई? कि वो एक बहन विधवा हो गई है। मैंने कहा बात तो एक ही है, एक आदमी मर गया, वो भी विधवा हुई होगी, उसके लिए एक बारी रो लेते। और चलो सफ़ेद कपड़ों में रोए बाबा। फिर चले गए। तीसरी बार आए वो गुलाबी रंग के कपड़ों में। मैंने कहा अब क्या होगा? कि वो बाबा प्रसाद बांटेंगे। तो प्रसाद क्या था? रूह अफ़ज़ा, वो जो बर्फ़ की सिल्लियाँ लगी पड़ी थी। लोगों ने सिर फोड़ लिए एक दूसरे की, बाल्टियाँ भर के आती और वो उससे पहले लुट जाती थी। मैंने कहा भाई ये कैसा है? तो रूह अफ़ज़ा अपने घर भी पी लेते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हमने कहा भाई तू बुलाता हो बाबा को तो बुला, हमें भी सब समझ में आ रही है अब कि हम इसके चंगुल में वहाँ नहीं आए, तो यहाँ बुला रहा हमें, बुला भाई थोड़ा इंतजार करो। मैं इंतजार हमें नहीं, उसे करना हमारा, सोच ले, अभी मैं अपनी वाली पाऊंगी तो बात खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलो आ गया बाबा। हम तो उठे नहीं, हमारे जो पुलिस में तो वो उठ नहीं। मैंने कहा बैठो सर, बैठे रहे। मैंने कहा हाँ बाबा जी बताइए कैसे याद किया हमें? नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक आपको गुरु मंत्र देना था। मैंने कहा मैं तो नहीं मानती गुरु मंत्र को, मुझे आप क्यों देंगे गुरु मंत्र? नहीं बस आप सुन लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और कान में पड़ जाएगा, उतना ही काफ़ी है। यानी क्या बताया मुझे याद ना, वो अकाल मृत्यु और पता नहीं, मुझे नहीं याद रहा। तो ये किसी को बताना मत, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब ये है शुरुआत की, प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जाने मुझे क्या प्रभाव होने वाला है, जो बाहर जा खत्म हो जाएगा तो बताऊँ ना किसी को। फिर हमें खाना वाना अलग खिलवाया। हमने कहा चलो निकलो भैया बाहर जाके। हमने कहा भाई मैं भूल जाऊंगी। मेरे और साथी बाहर ही थे, पहले उस मंत्र को सुन लो तो। और लोग भी भीड़ लग गई। हाँ मैंने कहा भाई तुम भी सुन लो, अंदर जाके क्या करोगे, मैं मरोगे, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एक दो मर जाएगा, तो सुन लो। एक लौकी 25,000 की बिकी वहाँ। मैंने कहा अंदर जाके क्या करोगे, लौकी खरीदने जाओगे 25,000 रुपये की, छोड़ो। वो हमने बता दिया, हम घर चले आए। बहुत हंसे सब, सबने बड़ी तफरीह हमारी बनाई। फिर हम घर आ गए तो 8-10 दिन बाद हमारे यहाँ की, हमारे गाँव की एक महिला हमारे पास आई और ऊपर बैठे थे हम, ये थे जब तक। तो बोली अंदर आ जाओ, इनसे पर्दा कर रखा था। मैंने कहा कभी आती तो है नहीं हमारे यहाँ। मैंने कहा कोई काम है? कहाँ आ जाओ। अंदर में गई, मैंने कहा बता, नाम चर्चा करनी है। मैंने कहा ये क्या है भाई अब नया? बोली बाबा ने जो मंत्र आपको दिया है वो एक बार याद दिलाना है। मैंने कहा जो बाहर बाबा बैठा है वो इतने लठ तुझ पर बजाएगा जितने मुझ पर नहीं बजाने का है। ये समझ ले। मुझे तो बख्श देगा पर तेरा इलाज कर देगा, तो इसलिए सीधे निकल जा। उनको एक बार याद तो कर लो। मैंने कहा कर लिया मैंने, निकल तू। वो मेरे से पूछेगा ये कभी नहीं आती, ये हमारे घर क्यों आई है, मैं क्या जवाब दूंगी? तू निकल जा चल। कई बार मेरे ये सवाल आता है कि अनएजुकेटेड लोग हैं, इलिटरेसी है जो ज़्यादा फॉलो करते हैं, या पढ़े लिखे लोग? नहीं पढ़े लिखे सब ज़्यादा, वो सब ज़्यादा विश्वासी। आप लोग कहते हो अमेरिका बहुत आगे, और अमेरिका की फिल्में देख लो, सब ज़्यादा अंधविश्वासी है। वो कैसे भारी भरकम भूतों के चेहरे बना के फिल्में बना देते हैं। तो पढ़ा लिखा ज़्यादा अंधविश्वासी है, क्योंकि उसको ज़्यादा पाने की चाहत है। जो गरीब आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, वो शाम को रोटी खाने में विश्वास रखता है कि मुझे मेरा बच्चे खा ले, मैं खा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर ले, प्राइवेट में नहीं पढ़े सरकारी स्कूल में पढ़ ले, इतना तक है। मतलब आश्रम देखने के बाद जिसमें दिखाया कैसे ड्रग्स देते हैं गर्ल्स को, कैसे फंसाते और हैं, ये बताते हैं बाबा का असलियत क्या है। हाँ, फिर कैसे कोई उनको फॉलो कर सकता है? नहीं तो सरकार फॉलो कर रही है ना, सरकार उसको आए दिन पैरोल दे रही है। और मैं सच्चाई इसके सामने कह रही हूँ। मुझे मेरा बेटा कह रहा था मम्मी एक दिन तुम पता लग रही तुम्हें मार डालेंगे ये लोग, सरकार के लोग। मैंने कहा जब अब तो अंत समय में मर जाएंगे। कि एक बच्चे को ज़रूरत होती है, वो जेल में है। हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में थोड़ा रंजिश में ज़्यादा कत्ल आम हो जाते हैं और फिर जेल चले जाए। कि उसके बाप की डेथ हो गई, इतना पैरोल के लिए भागा उसका वकील जगह जगह, पर उसको पैरोल नहीं मिली। उसका अंतिम संस्कार करने को एक ही उसका बेटा था, गैरों ने करा उसका, बाकी तो कत्ल हो गए थे सब। बाप ही बच रहा था, वो सदमे में चला गया। पैरोल नहीं मिली। इस बाबा को हर महीने मिला है, फिर 30 दिन की मिल गई है, कल जन परसों मिली है। तो क्या है, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। ऐसा तो नहीं कि कहीं चुनाव की तैयारी है कि पैसा दे बाबा, पैसा दे और इतनी जनता को वोटर दे। हाँ वोटर्स, ये सारे फॉलोअर्स उनके वोटर्स हैं। हम सब कितना फील करते हैं ऐसी चीज़ के लिए, हम फील करते हैं और हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं कि भाई वो ठीक रहे, पता नहीं सड़क पे जाते हैं ये, तो हमें ख्याल आता है अपना बच्चों का, अपनी फैमिली का, उनका दर्द तो फील होता ही है, साथ में अपना भी डर लगता है। तो जब इस तरह के हम सुनते हैं ट्रैफिकिंग, तो उसमें हमें अपनी गर्ल्स का डर नहीं आता कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भाई बंधु अगर यही सोच के लोग उठाएं कदम, जब फिर मैं कहूँगी तो बुरा लगेगा,
हमको तो खुद ही नहीं पता, हम किटी से फुर्सत नहीं है, पार्टीज से फुर्सत नहीं है हमको। बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, फिर आपको शिकायत होती है कि वो हमें कहता है कि प्राइवेसी मत भंग करो हमारी, दरवाज़ा नॉक करके आओ, हमारे फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश मत करो, फिर आपको ये शिकायत क्यों? और ये तो जो गूगल बाबा आपके पास बैठा है ये तो सब कुछ दिखा रहा है, छोटे से बच्चे को सब कुछ पता है आज। तो आपको दिख ही नहीं रहा कि आप बचपन से क्यों नहीं। अभी देखिए मैं आपके यहाँ की बात कर रही हूँ, करनाल गई मैं, हाँ सॉरी करनाल गई एक पॉडकास्ट के लिए, और मुझे इतना अच्छा लगा उनके यहाँ। 3rd फ्लोर पे उन्होंने अपना स्टूडियो बना, बहुत शानदार बना रखा सारी चीज़ें। तो नीचे वो बच्चा जो था उनका 22 साल बाद हुआ है शादी के, और ऐसे है कोई 3-4 साल का, लेकिन उसको फ़ोन का पता ही नहीं कि फ़ोन भी कोई चीज़ है, क्योंकि वहाँ भी पड़े हुए थे फ़ोन। वो अपने खिलौने ला के मुझे दिखा रहा है, पहले नीचे बैटरी लाइट नहीं आ रही थी तो देखा मैंने कहा ये फ़ोन तो नहीं मांगते? नहीं इसे तो पता भी नहीं फ़ोन क्या। लेकिन मैंने कहा भाई कैसे तुम लोग ये मैनेज कर पा रहे हो, आजकल तो सब शिकायत करते हैं। बोले हमारे मम्मी पापा हैं ये इनकी वजह से। आप सोचो दादा दादी थे, हम जॉइंट फैमिली से दूर भाग रहे हैं। मैं अगर कहूँ तो मुझे गर्व है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और अगर मेरे बच्चों की चाचा चाची ना होते तो शायद मैं ठीक से पाल भी ना पाती। और आज आपके बच्चे इतने पढ़ के IIT एंड ऑल दैट है ना, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम या सपोर्ट सिस्टम, और गांव से कभी हाँ। कोचिंग या कुछ नहीं मैंने बच्चों को कराया, सब वो उनकी मेहरबानी से। क्योंकि कहीं आज मेरे को लगता है हमारी जो फ्रीडम है, हमारी अपनी इंडिपेंडेंस है, हमारी अपनी सोच है, ये भाग दौड़ है, ये शो ऑफ है, हाँ। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है देन बीइंग रियल पेरेंट और बीइंग बिल्कुल घर वाली फीलिंग है वो आई थिंक कम जैसे हो मैं गई है। कुछ चीज़ों से थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, मेरा कोई कितना प्रिय क्यों ना हो, मुझे बनावट से बहुत नफरत है। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं है, ऐसे ही रहें। कोई है अभी उनकी हर चीज़ सोशल मीडिया पे, आज मेरे घर में ये हो रहा है, आज मेरे घर में वो हो रहा है, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं भगवान जी का भजन कर रही हूँ, आज मैं अपनी बहू का ये गोद भराई कर रही हूँ। भैया ये सब चीज़ें तुम्हारी पारिवारिक हैं, इनका समाज से सोसाइटी से क्या लेना देना है। मेरे तो बच्चों की कोई, आपने कहा ना कि कैसे सोशल मीडिया में बचा पाई, मेरे बच्चों को कोई पहचानता तक नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी फोटो नहीं डाली, कोई किसी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं, कोई किसी का बर्थडे नहीं, कुछ नहीं। घर में मनाओ, ये तुम्हारा काम है, बाहर जाओ कहीं भी घूमो फिरो, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं। तो आजकल हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं लेकिन विश सोशल मीडिया पे करते हैं, वहाँ करते हैं, है ना। और चाहे उनके रोज डंडे बज रहे हो, हाँ, उससे कोई आपस में बात नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर पर रहे, वहाँ लिखेंगे जरूर, फोटो डालेंगे कि ना। बहुत लोग हैं। एक अभी दहाड़ मैंने वेब सीरीज देखी, तो उसमें एक पुलिस का कैरेक्टर था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो वो यही जिद करता रहता है कि बच्चा नहीं लाना दुनिया में, कि दुनिया ऐसी हो गई है, मैं चाहता ही नहीं कि ऐसी दुनिया में बच्चा है। तो मेरी बेटी भी बहुत बोलती है, उसकी भी शादी हुई तो उसको भी लगता है मम्मा दिस इज नॉट द वर्ल्ड नो वेयर वी शुड। तो अगर सोसाइटी ऐसी हो रही है और जो ऑलरेडी बच्चे दुनिया में हैं तो उनके लिए कुछ तो आप अच्छा नहीं, तो अपवाद क्यों नहीं देख रहे ऐसे लोग। मैंने अभी आपको अभी के शहर के आसपास की बात बताई है कि इतना अच्छा उनका बच्चा है कि उसे फ़ोन का पता ही नहीं है, तो आगे फ़ोन क्यों लेगा। हमने तो 2-2 साल के बच्चों को देखे जिनकी माँ तो किटी में है और वो फ़ोन में। तो आप खुद ही तो डाल रहे हैं, उनको करो ना, दे देते हैं, तू आराम कर, या माँ को सोना ही है बस, ले तू ये देख ले। अरे मैंने छोटे से 2-3-4 महीने के बच्चे को देखा, बड़ा टीवी ऑन कर दिया, बस आप जो मुझे कर रहे हो कुछ भी देखते रहो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, वो हटता नहीं बच्चा। मैं तो बस सिर्फ इतना कहूँगी सारे बच्चों से, और हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि हम जाती हुई पीढ़ी हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारे पास लंबा जीवन पड़ा है, इसे जैसे बचा सकते हो। पीयूष मिश्रा की वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो दुनिया। और आपके माँ बाप के लिए आप अभी थोड़ा बन गए, हम संपत्ति बना लिया हमने अपने बच्चों को, क्योंकि ऐसा नहीं, संतति हैं आप उनकी, आप उनके हार्ड मास से बने हुए हैं, उनका सम्मान करिए, उनको सम्मान करने का मौका दीजिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते, और माँ बाप से तो मेरी एक रिक्वेस्ट रीतू जी आप लोगों के ज़रिए ज़रूर है, कोई समय ऐसा बनाइए कि जब आप एक साथ बैठ सकें घर में। आजकल किसी के पास नहीं है, खाना नहीं साथ खाते, मिलते नहीं है, एक दूसरे से आगे पूछते नहीं है। कोई ऑफिस से आया तो वो कभी माँ के पास नहीं बैठेगा, बैठ भी गया तो बीवी को नाराज़गी हो जाएगी। अरे सब बैठो एक साथ, एक कमरे में घुस के बैठो। और जो ये सोच रहे हो कि मैं एक भाषण दे रही हूँ छुट्टियों, वो बिल्कुल मेरे यहाँ आमंत्रित हैं। मेरे यहाँ आके देखें, मेरा घर अजायब घर बना हुआ है इस समय, क्योंकि मेरी सारी बेटियाँ आती हैं, केवल मेरी ही नहीं, जो और भी बेटियाँ हैं वो भी सब आते हैं, सबके बच्चे सब। तो गनीमत है गॉड के गाँव में बड़े घर होते हैं, पता नहीं लगता कौन किस कमरे में, मगर सांस नहीं आता, भाग जाती हूँ मैं, कर लो भैया, मैं तो अलग अपने कमरे में गार्डन में नहीं इधर। और आजकल के बच्चे शायद इसको कहेंगे अरे आप पुराने टाइम के हो, हमें नहीं, हमें तो स्पेस चाहिए। क्यों ऐसा क्या है स्पेस? बहनें बात करें आपस में, भाई बहन बात करें, ये स्पेस नहीं है कि एक दूसरे की, अरे सास नंदों की चुगली कर लो बैठ के, वो तो तुम्हारा सबसे प्रिय शगल है, उसे कर लो जो ससुराल से आई हुई है,
मैं तो कहती हूँ अपनी सासुओं की कर लिया करो, यहाँ जितनी भी चुगली बैठो तो सही। बैठो तो सही इस बहाने। एक पीयूष मिश्रा की पोएम है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहते तू जिस गति से है चला हाँ, तो उस गति को पाएगा। बिल्कुल। तो ये जो पेरेंट्स हैं हाँ, जिस गति से चल रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कल को अब देखो जैसे बच्ची ड्रग्स ले रही है या गलत जगह फंस गई या तो ये पेरेंट्स अपनी जो गति चल रहे हैं वही पाएंगे। तो बेटर है कि वो आज अलर्ट हो जाएं। बिल्कुल। और हम सब कुछ अपने अंदर चेंज करें ताकि हम बाहर चेंज कर पाएं। और नहीं तो जी बहुत सी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। मैं देखती हूँ बहुत लोगों को, जैसे हरियाणा का आदमी अपना एक्सेंट नहीं बदल सकता बात करने में, बेशक वो कितना भी अच्छे से करके बात करे, लेकिन आती है, पंजाबी गुट भी आएगी, हमारी भी अलग तरह की भाषा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट, मुझे कोई तुम में से बदमाशी करता दिखाना कि बड़े इतरा के बोल रहे हो, जैसी जो हमारी भाषा वो बोलिए घर में। और मुझे हर एक बच्चे टोकते, मम्मी तुम पॉडकास्ट में भी अपनी बोलने लगती। मैं भाई वो नहीं जाती ना, तुम भी मत जाने देना, ये तुम्हारी जड़ें हैं। नहीं यही तो ब्यूटी है, जो हम हैं, आइडेंटिटी है हमारी। ये तुम कहते हो भाई लोग मम्मी अब तुम्हारा चेहरा कैसे चमकेगा, ये तो तुम्हारी हो गया। मैंने कहा बेटा ये यहाँ से चमकता है, यहाँ से नहीं, इसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि इतना सिंपल दिखने वाली महिला कितनी एम्पावर्ड है और कितनी ताकत है। इन्होंने शादी की 15 साल में, 16 साल में, उसके बाद इतनी पढ़ाई की कि मैजिस्ट्रेट लेवल तक भी गई। कहा हमारे भाई ने अभी कहा, जब हमने ये काम शुरू किया तो उन्होंने कहा पहले कम खुराफात थी, अब ये। तो मैंने कहा पहले भी तुमने बंद कर दिया था मुझे बहन कहना, या हमारी बहन नहीं है। अरे बोले तुझे पता हम नहीं कह सकते, ज़्यादा दिन एक ही बहन हूँ मैं, नहीं रह सकते। चल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो आप पे गर्व करेंगे, वो करते हैं। हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे कहेंगे अरे ये तो पुरानी पीढ़ी के हैं, इनको तो ये समझ नहीं आता हमें क्या चाहिए। ये पढ़ी लिखी बहुत समझदार महिला है जिन्होंने जिंदगी में एक्चुअल किया, बच्चों को एक्चुअल वैसे पाला और जंग लड़ी है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पूरा। कभी कभी मुझे ये लगता था रितु जी, जैसे मुझे पिछला अधिकारी अगले वक्त को हैंड ओवर कर जाता है। मतलब कोई आया शहर में, संभालो इनको, और मैं गई मिलने। ऐसे ही कभी मैं जाती नहीं अधिकारी में, कोई काम पड़ गया और मैं चलेगी। और अगर किसी ने मुझे ये कह दिया आओ तुलसी बैठो, तो भैया मैं तो जानती भी नहीं, तो कल परसों ही आया है, तो मुझे कैसे जान गया? तो मैं सोच जाओ भी इससे दूर रहना। बस ये तुम्हारी अड़चन बनेगी, काम में। थैंक यू सो मच। आई विश आज की पॉडकास्ट से कुछ जिंदगियां, कुछ सोसाइटी का हिस्सा सुधरे, संभले, जागे, बोले और कुछ चेंज लाए। नहीं तो एप्स्टीन फाइल्स बढ़ती जा रही हैं, नई खुलती जा रही हैं, घर घर में खुल रही हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ लैंड कर गए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।